रात के 2 बज रहे हैं, आंखें जल रही हैं, शरीर पूरी तरह से थका हुआ है, लेकिन अंगूठा लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है, बस एक रील। और ये एक छोटा सा विचार रातों रात हमारे कई घंटों को निगल जाता है। और मजे की बात यह है कि इंसान को लगता है कि वो आराम कर रहा है, जबकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि हमारा ये भटका हुआ डिस्ट्रैक्टेड दिमाग है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान आजकल अपने काम से उतना नहीं थकता जितना इस अंधीन मनोरंजन से थक रहा है। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक शेल्फ टॉक में, जहां हम किताबों के पन्नों से जिंदगी बदलने वाले राज खोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डोंट स्लीप लेट के बारे में। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा का मकसद ही यही है, ये समझना कि आखिर क्यों हमारा दिमाग रात के समय इस डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाता है, जिसे इस किताब में मिडनाइट ट्रैप कहा गया है। एग्जैक्टली। हम समझेंगे कि इस चक्र को तोड़कर अपनी उस खोई हुई असली क्षमता को वापस कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस किताब में लगी वो ये कि इंसान थकान मिटाने के लिए उसी मनोरंजन की तरफ भागता है जो उसकी थकान को और बढ़ा देता है। राइट। एक थका हुआ दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि स्क्रीन पर जो इतनी तेज चमकते रंग हैं या लगातार बदलती तस्वीरें हैं, वो उसे आराम नहीं दे रही हैं। वो असल में हमारे नर्वस सिस्टम पर और ज्यादा दबाव डाल रही है। मतलब वो रिलैक्स होने का जो भ्रम है वही सबसे बड़ा धोखा है। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? अगली सुबह जब आंख खुलती है तो शरीर में एंजाइटी होती है, भयंकर आलस होता है और एक अजीब सी दिमागी धुंध होती है, लाइक कुछ भी क्लियर नहीं होता। और फिर उस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर कड़क चाय और कॉफी के सहारे खुद को धक्का देकर ऑफिस ले जाते हैं। वही तो, ये ऊर्जा की उधारी का एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इंसान बस रोज सुबह उठकर किसी तरह सरवाइव कर रहा है। तो इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आधी रात के बाद दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली चल क्या रहा होता है। अगर हम इंसान के दिमाग को एक स्मार्टफोन की बैटरी मान लें तो क्या होगा? बहुत ही सटीक उदाहरण है ये, है ना? मतलब अगर किसी फोन को दिन भर इस्तेमाल करने के बाद, गेम खेलने, वीडियो देखने के बाद रात में चार्जिंग पर ना लगाया जाए तो अगले दिन वो फोन क्या करेगा? वो हैंग करेगा, उसकी स्क्रीन लैग करेगी, ऐप क्रैश होंगे और वो बार बार बंद होगा। इंसान का दिमाग भी तो एकदम इसी ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि बैटरी खत्म होने के बावजूद दिमाग सोता क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, क्या वो जो रात में मिलने वाला एंटरटेनमेंट है वो असल में खुशी दे रहा है या उसने हमारी नींद को किडनैप कर लिया है? देखिए, ये नींद का पूरी तरह से अपहरण नहीं है और इसके पीछे ना एक बहुत ही स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल कारण है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और अनुशासन को संभालता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सबसे पहले थक कर सो जाता है। इसका काम है सही और गलत के बीच फैसला करना, या फिर इंसान को ये कहना कि भाई अब बहुत हो गया, फोन रखो और सो जाओ। मतलब हमारे दिमाग का चौकीदार सो जाता है। एग्जैक्टली। जब ये तार्किक हिस्सा यानी चौकीदार काम करना बंद कर देता है तो दिमाग का जो भावनात्मक केंद्र है, जिसे अमिगडाला कहा जाता है, वो पूरी तरह से हावी हो जाता है। ओहो, तो इसीलिए रात में छोटी छोटी बातें भी इतनी बड़ी और इमोशनल लगने लगती हैं। हाँ बिल्कुल। थका हुआ दिमाग बहुत आसानी से नकारात्मकता की तरफ भागता है। भविष्य की कोई बहुत ही छोटी सी अनिश्चितता रात के 2 बजे एक भयंकर खतरे जैसी महसूस होने लगती है। अरे ये तो बहुत ही रिलेटेबल है। इसीलिए रात के समय अक्सर लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। पुरानी गलतियों का पछतावा होने लगता है या फिर किसी के साथ दिन में हुई छोटी सी बहस अचानक दिमाग में घूमने लगती है। हाँ, और किताब में इसका बड़ा ही शानदार जिक्र है कि कैसे रात में इंसान अपने दिमाग में चल रही काल्पनिक बहसों को यानी इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स को जीतने की कोशिश करता है। हाँ, एकदम सही। सामने वाला इंसान तो मीलों दूर मजे से सो रहा होता है, लेकिन यहाँ हमारे दिमाग में पूरी एक फिल्म चल रही होती है कि अगर उसने मुझे ऐसा बोला होता तो मैं ये करारा जवाब देता। बिल्कुल। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा था वो जा चुका है और भावनाएं बिना किसी ब्रेक के दौड़ रही हैं। और मुझे लगता है इस बेलगाम दौड़ का सीधा असर इंसान की मेमोरी और कुछ नया सीखने की क्षमता पर भी पड़ता होगा। बहुत गहरा असर पड़ता है। किताब में एक छात्र का उदाहरण देकर इसे समझाया गया है। मान लीजिए एक छात्र है जो पूरी रात जागकर परीक्षा की तैयारी करता है, ये सोचकर कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। राइट। लेकिन जब वो परीक्षा हॉल में पेपर देखकर बैठता है
तो उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ हवा हो जाता है। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक थका हुआ दिमाग नई जानकारी को लंबे समय तक याद रखने वाले हिस्से में स्टोर कर ही नहीं सकता। नींद की कमी से दिमाग सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब उसका पूरा फोकस सिर्फ किसी तरह जागते रहने पर होता है, जानकारी को सहेजने पर नहीं। सही पकड़ा आपने। मेमोरी कंसोलिडेशन यानी दिन भर की यादों को पक्का करने का काम तभी होता है जब दिमाग गहरी नींद की अवस्था में होता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर हमारा शरीर और दिमाग नींद के बिना इतने लाचार हो जाते हैं तो ये जो आजकल नया ट्रेंड चला है, नाइट आउल हसल माइंडसेट, ये कहाँ से आ गया? ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। इंटरनेट पर तो पूरी एक संस्कृति बन गई है। लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि मैं तो रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। रात के 3 बजे कोडिंग करना या बिजनेस प्लान बनाना, लोग इसे सफलता का प्रतीक मानते हैं। जी। तो अगर बायोलॉजी कह रही है कि दिमाग थक चुका है, तो क्या रात में काम करने की ये धारणा पूरी तरह से एक भ्रम है? मैं कहूंगा कि ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये असल में एक भ्रमित ऊर्जा है। सच्चाई तो ये है कि रात में कुछ अतिरिक्त घंटे जागकर काम करने से कोई जादुई ऊर्जा नहीं टपकती। ये सिर्फ अगले दिन की ऊर्जा और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है उसे चुराने का एक तरीका है। जब कोई इंसान देर रात तक जागता है तो वो अगले दिन के तेज और शार्प दिमाग की कीमत पर कुछ बहुत ही साधारण से काम निपटा रहा होता है। मतलब हम आज रात काम करने के लिए अपनी कल की प्रोडक्टिविटी को गिरवी रख रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, वो अपनी नींद को समय की बर्बादी या कोई सजा नहीं मानते। वे जानते हैं कि एक शांत और तेज दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए वो देर रात तक जागने को मेहनत नहीं बल्कि आत्मविनाश मानते हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि वो नेचुरली नाइट आउल है, उनका क्या? देखिए, उनकी ये आदत कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये अक्सर उनके अनियंत्रित लाइफस्टाइल का नतीजा होती है। अगर उसी व्यक्ति को सुबह 5 बजे की कोई बहुत जरूरी फ्लाइट पकड़नी हो या कोई करोड़ों की डील साइन करनी हो, तो वो रात में समय पर सो ही जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये नींद की समस्या नहीं है, ये प्राथमिकता और अनुशासन की समस्या है। और जब ये अनुशासन कमजोर पड़ता है तो मुझे लगता है थका हुआ दिमाग इस डोपामाइन की लत का सबसे आसान शिकार बन जाता है। यहाँ से तो तस्वीर और भी डरावनी होने लगती है। बहुत डरावनी। जब तार्किक दिमाग सो चुका है और भावनात्मक दिमाग हावी है तो हर रील, हर स्वाइप और हर एक नोटिफिकेशन दिमाग को एक इंस्टेंट प्लेजर देता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भूखे इंसान के सामने फास्ट फूड रख दिया जाए। उसे पता है कि ये सेहत के लिए खराब है, पेट खराब करेगा, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाता। और इस इंस्टेंट प्लेजर का सबसे खतरनाक पहलू पता है क्या है? ये इंसान के डोपामाइन के बेसलाइन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है। वो कैसे? सोशल मीडिया और फोन के जो एल्गोरिदम हैं, वो इंसान के दिमाग को हैक करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। उन्हें पता है कि किस तरह के रंग, कौन सी आवाज और कैसा कंटेंट इंसान को स्क्रीन से चिपकाए रख सकता है। राइट। जब दिमाग को बिना किसी मेहनत के लगातार ये सस्ता डोपामाइन मिलता रहता है तो उसे वास्तविक दुनिया और सामान्य जिंदगी बहुत उबाऊ, बहुत बोरिंग लगने लगती है। ये विरोधाभास तो सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। किसी भी इंसान को 10 मिनट तक कोई किताब पढ़ना या कुछ नया सीखना एक पहाड़ तोड़ने जैसा भारी काम लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे तक लगातार एक के बाद एक छोटे वीडियो स्क्रॉल करना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्क्रॉलिंग तो एक पैसिव एक्टिविटी है। एकदम सही। वहां दिमाग सिर्फ जानकारी को निगल रहा होता है, प्रोसेस नहीं कर रहा होता। और ये सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है, ये इंसान से उसका हार्डवर्क करने का जज्बा छीन रहा है। दोस्तों, श्रोताओं, क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि कोई जरूरी काम करना हो लेकिन हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाए? जो लोग भी ये सुन रहे हैं, मुझे कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम इसमें अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक सामूहिक समस्या बन चुकी है। और एक और बात जो किताब में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है कि ये जो जज्बा या अनुशासन है, ये सुबह नहीं टूटता है। अच्छा, तो कब टूटता है? लोग सोचते हैं कि जब वे सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं तब उनका अनुशासन टूटता है, लेकिन असल में अनुशासन पिछली रात के उस फैसले से हार जाता है जब दिमाग ने कहा था कि बस एक एपिसोड और देख लेता हूं। अरे बाप रे, मतलब लड़ाई तो हम पिछली रात ही हार चुके थे। हाँ, और ये सिर्फ एक एपिसोड या एक रात की बात नहीं है, ये एक खामोश तबाही है, एक ऐसा साइलेंट डिस्ट्रक्शन जो बिल्कुल शोर नहीं करता,
साइलेंट डिस्ट्रक्शन, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, एक रात की खराब नींद से कोई अचानक बीमार नहीं पड़ता या बर्बाद नहीं होता, और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। शुरुआत में सिर्फ हल्की थकान या थोड़ा आलस महसूस होता है, जिसे हम चाय या कॉफी पीकर दबा देते हैं। हाँ, जैसे ऑफिस जाने वाले लोग सुबह लोकल ट्रेन या कैब में धक्के खाते हुए उबासी लेते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन लंबे समय में ये खामोश तबाही इंसान के भविष्य को पूरी तरह खोखला कर देती है। सबसे पहले ये मेटाबॉलिज्म और सेहत को नुकसान पहुंचाती है, फिर मानसिक स्पष्टता को धुंधला करती है। करता है कि कल से मैं पक्का जल्दी सोऊंगा। हाँ। और फिर हर रात वो उसी स्क्रीन के सामने हार मान लेता है। तो असल में वो सिर्फ अपनी नींद नहीं खो रहा, वो खुद पर से अपना भरोसा खो रहा है। एकदम सही कहा आपने। इंसान का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बहुत होशियार होता है। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति अपनी ही बात नहीं मानता, इसका अपने ही ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ओहो, तो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म होने लगती है। जी। और जिस दिन इंसान का खुद पर से ये विश्वास और आत्मसम्मान टूट जाता है, उस दिन उसका पूरा का पूरा जीवन बेपटरी हो जाता है। वो बस दिन काट रहा होता है, जी नहीं रहा होता। इसीलिए शायद सफल लोगों की दिनचर्या में नींद को इतनी अहमियत दी जाती है। आप एथलीट्स को देखिए, बड़े बड़े सीईओज को देखिए, या अगर हम सन्यासियों के जीवन को भी देखें तो उनकी जिंदगी में एक बात एकदम समान होती है, अनुशासन और रिकवरी। बिल्कुल। एक चैंपियन एथलीट सिर्फ जिम में भारी वजन उठाने से मजबूत नहीं बनता। असली ताकत तो उसे रात की गहरी नींद में मिलती है, जब उसकी मांसपेशियां खुद को रिपेयर करती हैं। सही बात है। और जो बड़े निर्णय लेने वाले लीडर्स होते हैं, वे थके हुए दिमाग से करोड़ों के फैसले नहीं ले सकते। अगर सन्यासियों की बात करें तो उनका जीवन बहुत साधारण होता है, लेकिन उनका मानसिक अनुशासन सर्वोच्च स्तर का होता है। राइट। वो रात को जल्दी सोते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि स्थिर भावनाएं और शांत दिमाग केवल पर्याप्त रिकवरी से ही मिल सकते हैं। एग्जैक्टली। नींद उनके लिए कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ऊर्जा को फिर से भरने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसी बात से मुझे याद आया, किताब में 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट जैसे कई प्रोग्राम्स और कोर्सेज का जिक्र भी है। आजकल बाजार में ऐसे ढेरों संसाधन मौजूद हैं जो आपको सफलता की सोच, फाइनेंशियल माइंडसेट और अनुशासन सिखाने का दावा करते हैं। हाँ, इंटरनेट पर इनकी भरमार है। लेकिन किताब की जो मूल चेतावनी है वो ये है कि जब तक इंसान का खुद का बायोलॉजिकल बेस यानी उसका अपना दिमाग पूरी तरह से चार्ज और ऊर्जावान नहीं है, तब तक कोई भी कोर्स या दुनिया की कोई भी बेहतरीन किताब काम नहीं आ सकती। बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझिए कि एक खराब इंजन वाली गाड़ी में चाहे कितना भी महंगा और अच्छा ईंधन डाल लिया जाए, वो रेस नहीं जीत सकती। सफलता का सबसे पहला ब्लूप्रिंट कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, बल्कि खुद एक स्वस्थ, रेस्टेड और चार्ज्ड दिमाग है। बहुत खूब। तो अब सबसे बड़ा सवाल, उस चार्ज दिमाग को वापस कैसे पाया जाए? इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसी के लिए किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। इसे स्लीप रीसेट फॉर्मूला कहा गया है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि शरीर के विज्ञान पर आधारित तकनीकें हैं। अच्छा, तो इसका पहला नियम क्या है? इसका सबसे पहला और बुनियादी नियम है रात 11 बजे का नियम। 11 बजे का नियम? हाँ। मतलब 11 बजे तक सो जाना है? इसका सीधा सा अर्थ है कि रात 11 बजे तक हर हाल में आपको अपने बिस्तर पर पहुंच जाना है, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आधी रात के बाद दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। राइट, वो चौकीदार सो जाता है। हाँ, और फिर इंसान भावनाओं के वश में होकर गलत फैसले लेने लगता है, जैसे और रील्स देखना। 11 बजे का समय वो सीमा है जहां दिमाग अभी भी नियंत्रण में होता है और सोने का सही फैसला ले सकता है। लेकिन मुझे लगता है 11 बजे बिस्तर पर जाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती तो यह है कि उस वक्त फोन को खुद से दूर कैसे रखा जाए। बिल्कुल, और इसीलिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है सोने से पहले नो फोन पॉलिसी। सोने से 30 से 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। 45 मिनट्स पहले? आज के जमाने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल कारण है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है यानी ब्लू लाइट, वो हमारी आंखों के जरिए दिमाग को एक झूठा सिग्नल देती है। कैसा सिग्नल? वो दिमाग को बताती है कि भाई अभी सूरज निकला हुआ है और दिन का समय है। इससे दिमाग में जो स्लीप हार्मोन होता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, उसका बनना ही रुक जाता है। बाप रे, मतलब शरीर थक कर चूर है, लेकिन दिमाग सोच रहा है कि अभी तो दोपहर हो रही है। एग्जैक्टली। दिमाग पूरी तरह से अलर्ट अवस्था में बना रहता है। इस ब्लू लाइट के अलावा एक और चीज है बिस्तर का मनोवैज्ञानिक जुड़ाव, साइकोलॉजिकल कनेक्शन। वो कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम करता है। वो जगहों को गतिविधियों के साथ जोड़ लेता है।
अगर कोई व्यक्ति रोज रात को बिस्तर पर लेटकर ऑफिस का काम करता है, फिल्में देखता है या सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस पढ़ता है, तो उसका दिमाग उस बिस्तर को नींद की जगह नहीं मानता। वो उसे एंटरटेनमेंट या स्ट्रेस की जगह मान लेता है। बिल्कुल, इसलिए उस जगह पर लेटते ही नींद गायब हो जाती है। बिस्तर को सिर्फ और सिर्फ आराम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और शायद इस आराम को सुनिश्चित करने के लिए कमरे का माहौल भी मायने रखता होगा। बहुत ज्यादा। कमरे का शांत और अंधेरा होना बहुत जरूरी है। शरीर का प्राकृतिक तंत्र अंधेरे में ही रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है कि कभी-कभी व्यक्ति सही समय पर बिस्तर पर लेट जाता है, कमरे में अंधेरा भी होता है, फोन भी दूर होता है, फिर भी नींद नहीं आती। हाँ, ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनका स्लीप साइकिल पहले से ही बिगड़ा हुआ है। और उस वक्त ना दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है कि यार मुझे जल्दी सोना है, कल बहुत काम है, सुबह उठना है। और ये जो सोने का दबाव है, ये नींद को और दूर भगा देता है। ऐसी स्थिति में किताब एक बहुत ही बेहतरीन सलाह देती है। बजाय इसके कि हार मानकर वापस फोन उठा लिया जाए, इंसान को कोई साधारण सी फिजिकल किताब पढ़नी चाहिए। फोन पे नहीं, असली किताब। हाँ, असली किताब। या फिर गहरी सांसें यानी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुद पर सोने का दबाव डालने के बजाय अपना पूरा फोकस सिर्फ शांत रहने पर लगाना चाहिए। मतलब नींद के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करना है। एकदम सही। धीरे धीरे वो शांति ही खुद ब खुद नींद में बदल जाती है, क्योंकि शांतिपूर्ण रातें ही ताकतवर सुबह की नींव रखती हैं। डीप ब्रीदिंग से शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हार्ट रेट को कम करता है। हाँ, जो हृदय गति को धीमा करता है और दिमाग को ये मैसेज भेजता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है, अब हम सुरक्षित रूप से सो सकते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल शटडाउन प्रक्रिया है जिसे इस स्क्रीन की चकाचौंध ने हमसे छीन लिया है। वाओ! तो चलिए अब हम इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जो टॉप 3 एक्शनेबल लेसन निकलकर सामने आए हैं, जो आप आज ही लागू कर सकते हैं, वो ये हैं। जी। पहला, रात 11 बजे का नियम अपनाएं। हर हाल में 11 बजे तक बिस्तर पर पहुंच जाएं। जी। दूसरा, नो फोन पॉलिसी। सोने से 45 मिनट पहले स्क्रीन को खुद से दूर कर दें। और तीसरा, अगर नींद ना आए तो फोन उठाने के बजाय डीप ब्रीदिंग करें या कोई किताब पढ़ें। बहुत ही शानदार समरी। क्योंकि जिंदगी एक दिन में अचानक से खराब नहीं होती, ये हर रात लिए गए उन छोटे छोटे गलत फैसलों से टूटती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ मिनटों के सस्ते मनोरंजन के लिए अपनी नींद का बलिदान करना असल में अपने भविष्य, अपनी ऊर्जा और सबसे बढ़कर अपने खुद के सम्मान का बलिदान करना है। बिल्कुल। और इस चर्चा का अंत करते हुए मैं एक गहरे विचार की ओर सबका ध्यान खींचना चाहूंगा, जो सचमुच विचार करने योग्य है। हाँ, बताइए। आज की आधुनिक दुनिया में हम चारों तरफ जो ये एंजाइटी, हर वक्त की थकान और एक अजीब सी दिशाहीनता का संकट देख रहे हैं ना, उसे अक्सर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक महामारी मान लिया जाता है। लोग इसके लिए थेरेपी ले रहे हैं, लाइफ कोचेस के पास जा रहे हैं। सही कहा। लेकिन क्या यह संभव है कि ये कोई बहुत बड़ी जटिल मनोवैज्ञानिक समस्या ना होकर सिर्फ वैश्विक स्तर पर नींद की कमी का यानी ग्लोबल स्लीप डिप्रिवेशन का सीधा सा नतीजा हो? हो, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। हम एक बहुत ही बुनियादी जैविक जरूरत की कमी को एक बड़ी मानसिक बीमारी समझने की भूल कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया आज रात अपने फोन बंद करके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 8 घंटे की गहरी और शांत नींद ले ले, तो कल सुबह उठने पर इंसानियत की कितनी तथाकथित जटिल समस्याएं, वो चिड़चिड़ापन और तनाव अपने आप गायब हो जाएंगे। क्या शानदार विचार है। क्या हमारी इतनी सारी आधुनिक समस्याओं का समाधान सिर्फ एक प्लग को निकालकर खुद को सही से रिचार्ज करने में छिपा है? उस फोन की बैटरी के हैंग होने वाले उदाहरण को कभी मत भूलिए। बिल्कुल मत भूलिए। जब तक हम खुद को सही समय पर रिकवर नहीं करेंगे, हम अगले दिन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। अपनी ऊर्जा को सहेजें, अनुशासन को टूटने ना दें और इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, अगर इस किताब की समरी ने आपकी सोच में कोई वैल्यू ऐड की है और आपको कुछ नया सिखाया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हर ऐसी ही शानदार किताबों की समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बुक शेल्फ टॉक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।
अपना और अपनी नींद का ख्याल रखें।